हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीड रिएक्ट एंड रिव्यू। बुक नेम एटॉमिक हैबिट्स, चैप्टर नंबर 20। अच्छी आदतों को बनाने का कमज़ोर पक्ष। आदतें महारत की नींव तैयार करती हैं। शतरंज में जब मोहरे चलाने की बुनियादी कला स्वचालित होने लगती है, तब ही कोई खिलाड़ी खेल के अगले पायदान पर देख सकता है। हर सूचना जो स्मृति में रहती है, वह मानसिक खुलापन लाती है। यह प्रयास युक्त सोच की ओर ले जाता है। हर काम के लिए यह बात सही है। सरल चालें आप इतने अच्छे से जानने लगते हैं कि आप बिना सोचे उन्हें चल देते हैं। आपको ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। ऐसे में आप ज़्यादा विस्तृत चीज़ों की ओर ध्यान देने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तरह आदतें उत्कृष्टता की मेरुदंड होती हैं। हालांकि आदतों का फायदा किसी कीमत पर आता है। पहले तो हर बार दोहरा लेने से उनमें निपुणता, गति और कौशल बढ़ता है, लेकिन जैसे ही आदतें स्वचालित होने लगती हैं, तो आप फीडबैक के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं। आप बिना दिमाग लगाए इसे दोहराते हैं। ऐसे में गलतियां आसानी से होने लगती हैं। जब आप इसे ऑटो पायलट मोड में बहुत अच्छे से करने लगते हैं, तो बेहतर करने के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। आदतों का अच्छा पहलू यह है कि आप इन्हें बिना सोचे कर पाते हैं। इनका कमज़ोर पहलू यह है कि आप एक तय विधि में इन्हें करते हैं और छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं दे पाते। आप मान लेते हैं कि आप बेहतर कर रहे हैं क्योंकि आप अच्छा अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। वास्तव में आप वर्तमान आदतों को ही सुदृढ़ कर रहे होते हैं, उनमें सुधार नहीं। सच तो यह है कि कुछ शोध बताते हैं कि एक बार किसी कौशल में जब महारत हासिल हो जाती है, तो समय बीतने के बाद उसमें थोड़ी गिरावट आ जाती है। सामान्य तौर पर प्रदर्शन में मामूली गिरावट चिंता की बात नहीं है। आपको सतत उन्नयन के लिए किसी तंत्र की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे आप अपने दांत आसानी से ब्रश कर लेते हैं, जूते के फीते आसानी से बांध लेते हैं और सुबह की चाय बना लेते हैं, उसी तरह से इस तरह की आदतें बेहद अच्छी हैं। छोटी चीज़ों में जब आप कम ऊर्जा लगाते हैं, तो वास्तविक मामलों में जहाँ ज़रूरत है, वहाँ ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी संभावनाएं बढ़ाना चाहते हैं और अपने प्रदर्शन को उच्च स्तरीय बनाना चाहते हैं, तो बारीक से बारीक चीज़ों को आपको देखना होता है जो मायने रखती हैं। आप एक ही चीज़ को बार बार अंधाधुंध दोहराकर यह नहीं सोच सकते कि आप उत्कृष्ट बन सकते हैं। आदतें आवश्यक होती हैं, लेकिन महारत के लिए पर्याप्त नहीं होती। आपको दरअसल स्वचालित आदतों को सोचे समझे अभ्यास के साथ करने की ज़रूरत होती है। आदत प्लस सोचा समझा अभ्यास इज इक्वल टू महारत। महान बनने के लिए कुछ कौशल स्वचालित होने चाहिए। बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को अपने कम प्रभावशाली हाथ से बॉल उछालने की कला में पारंगत होने से पहले बिना सोचे बॉल ड्रिबल करना आना चाहिए। शल्य क्रिया करने वाले चिकित्सकों को सबसे पहले चीरा लगाने की प्रक्रिया को इतनी बार दोहराने की ज़रूरत होती है कि बाद में वे आंख बंद करते हुए भी इसे कर सकें, ताकि वे शल्य क्रिया में आने वाली विविधताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें। एक आदत में महारत हासिल होने के बाद आपको उसके प्रयास वाले भाग की ओर लौटना होगा, ताकि अगली आदत को बनाया जा सके। किसी विधा में दक्ष होना वह प्रक्रिया है जिसमें आप सफलता के छोटे से छोटे तत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इसे तब तक दोहराते हैं जब तक कि आप भीतर तक कुशलता प्राप्त नहीं कर लेते, और इसके बाद इस आदत को अपने विकास की अगली सरहद की ओर बढ़ने की नींव की तरह इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बार में पुराने काम आसान हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि आप अपनी शक्ति को अगली चुनौती के लिए लगाते हैं। हर आदत प्रदर्शन के अगले स्तर का द्वार खोल देती है। यह एक अंतहीन चक्र है। सभी आदतें शक्तिशाली होती हैं, लेकिन आपको एक ऐसे तरीके की ज़रूरत होती है कि आप समय के साथ प्रदर्शन के प्रति सचेत भी रहें, जिससे आप सतत सुधार और उन्नयन कर सकें। यह वह समय होता है जब आपको किसी कौशल में महारत लगने लगती है। उस समय आपको कार्य अपने आप होता दिखता है और आप सहज होते हैं। तब आपको आत्मसंतोष के जाल में फंसने से स्वयं को बचाना चाहिए। हल क्या है? प्रतिबिंब और समीक्षा का सिस्टम स्थापित करें। कैसे करें आदतों की समीक्षा और सुधार? सर्वाधिक प्रतिभावान बास्केटबॉल टीम के 1986 में लॉस एंजलिस लेकर्स थी। इस रूप में शायद ही उन्हें कोई याद करता है। इसी टीम ने 1985-86 में एनबीए के 29-5 के शानदार रिकॉर्ड को बनाया था। हेड कोच पैट रायली ने सीजन के बाद कहा था कि जानकार कहा करते थे कि हम बास्केटबॉल के इतिहास में संभवतः सर्वश्रेष्ठ टीम हैं। लेकर्स 1986 के प्लेऑफ में पिछड़े और वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल में हार देख ली। बास्केटबॉल के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ टीम एनबीए स्पर्धा खेल भी नहीं सकी। इस झटके के बाद रायली यह सुनते सुनते थक गए कि उनके खिलाड़ियों में कितनी प्रतिभा है और टीम में कितनी संभावनाएं हैं। वे उत्कृष्टता की ऐसी चमक नहीं देखना चाहते थे जो बाद में प्रदर्शन के दौरान धुंधली पड़ जाए। वे चाहते थे कि हर शाम उनके खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शन करें। यही करने के लिए उन्होंने एक योजना 1986 की गर्मी में बनाई। इस सिस्टम को उन्होंने करियर बेस्ट एफर्ट प्रोग्राम या सीबीई नाम दिया। पैट रायली ने बताया, जब खिलाड़ी लेकर से जुड़ते थे तो हम उनके हाई स्कूल तक के खेल के आंकड़ों को देखते थे। मैं इसे टेकिंग देयर नंबर कहता था। हम खिलाड़ी की सटीक क्षमता को देखते थे
और फिर हमारे संयोजन के हिसाब से उसे तैयार करते थे। यह इस धारणा पर आधारित होता था कि वह जो कर रहा है उसे कायम रखेगा और उसमें सुधार भी करेगा। किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन का बुनियादी स्तर पता कर लेने के बाद रायली ने एक अहम कदम भी इसमें जोड़ा। उन्होंने हर खिलाड़ी से कहा कि अपना प्रदर्शन पूरे सीजन में 1% तक सुधारते रहें। यदि वे सफल होते हैं तो यह CBE होगा या करियर का श्रेष्ठ प्रयास कहा जाएगा, वैसा ही जैसा अध्याय 1 में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के बारे में बताया गया था। लेकर्स ने हर दिन सुधार करते हुए शीर्ष स्तर का प्रदर्शन करने का लक्ष्य बनाया। रायली ने इस पर पूरा जोर दिया कि CBE मात्र पॉइंट या आंकड़ेबाजी नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और मानसिक के साथ दैहिक श्रेष्ठ प्रयास भी है। खिलाड़ियों को इस बात के लिए भी श्रेय दिया गया कि वे किसी प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को उस वक्त दौड़ने की अनुमति दें जब आप जानते हो कि फाउल उसके खिलाफ ही जाएगा। यही नहीं, खिलाड़ियों की ढीली गेंदों पर डाइविंग करने, रिबाउंड को लपकने, चाहे बॉल मिलने की संभावना हो या नहीं, और उस साथी खिलाड़ी की मदद करने के लिए भी श्रेय दिया गया जब कोई प्रतिद्वंदी खिलाड़ी उसके आगे से निकल जाए। उन कार्यों के लिए भी खिलाड़ियों की पीठ थपथपाई गई जो नायकों वाले नहीं माने जाते थे। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि उस समय टीम ने सबसे बड़े सितारा खिलाड़ी मैजिक जॉनसन ने किसी गेम में 11 पॉइंट्स लिए, 8 रिबाउंड किए, 12 को सहयोग दिया और 2 टाइम्स उन्होंने बॉल अपने पास खींची और पूरे खेल में 5 टर्नओवर किए। एक लूज बॉल पर डाइव करने के लिए उन्हें +1 श्रेय दिया गया। इस काल्पनिक गेम में वे करीब 33 मिनट तक खेलते रहे। उनके नंबर थे 11 + 8 + 12 + 2 + 1, जुड़ते हुए 34 तक चले गए। इनमें से 5 टर्नओवर कम किए गए तो उनको 29 मिले। अंत में 33 मिनट के गेम से 29 को डिवाइड कर दिया गया। 29 डिवाइडेड बाई 33 इज इक्वल टू 0.879। मैजिक का CBE नंबर था 879। यह नंबर हर खिलाड़ी के खेल के लिए देखा गया और यह औसत CBE था, जिसमें खिलाड़ी से सीजन में 1% तक सुधारने को कहा गया। रायली ने हर खिलाड़ी के वर्तमान CBE की तुलना उनके पिछले प्रदर्शनों से ही नहीं बल्कि टीम के अन्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन से भी की। रायली ने बताया कि हमने टीम के खिलाड़ियों की रैंकिंग लीग में उसी पोजीशन और भूमिका में खेलने वाले विरोधी खिलाड़ियों से भी की है। स्पोर्ट्स लेखक जैक मैकमुलन ने लिखा कि रायली ने हर हफ्ते ब्लैकबोर्ड पर बड़े अक्षरों में लीग के शीर्ष परफॉर्मर्स के नाम लिखे, साथ ही उनकी तुलना अपने ही रोस्टर के अन्य खिलाड़ियों से की। दमदार और विश्वसनीय खिलाड़ियों ने सामान्य रूप से 600 तक के स्कोर अर्जित किए, जबकि श्रेष्ठ खिलाड़ियों ने 800 तक के स्कोर बनाए। मैजिक ने अपने करियर में 138 ट्रिपल डबल्स बनाए थे। उनका स्कोर ज़्यादातर 1000 से ज़्यादा रहता था। टीम ने CBE के आंकड़ों की ऐतिहासिक तुलना करके वर्ष दर वर्ष आगे बढ़ने पर जोर दिया। रायली ने बताया कि हमने नवंबर 1985 की तुलना नवंबर 1986 से की और खिलाड़ियों को बताया कि क्या पिछले सीजन की तुलना में वे बेहतर कर रहे हैं या बदतर। इसके बाद हमने दिसंबर 1986 की तुलना नवंबर माह से की। लेकर्स ने अक्टूबर 1986 में CBE को शामिल किया था। 8 माह बाद वे NBA विजेता बन गए थे। इसके एक वर्ष बाद पैट रायली ने एक और खिताब जीतने में टीम को नेतृत्व दिया। लेकर्स 20 वर्षों में NBA स्पर्धा लगातार जीतने वाली टीम बन गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि किसी भी उद्यम में सतत प्रयास करते रहना सबसे ज़्यादा अहम है। सफल होने का तरीका यह है कि हम सीखें कि चीज़ों को सही ढंग से कैसे किया जाता है और फिर हम उसी को बार बार उसी तरीके से करें। CBE कार्यक्रम प्रतिबिंब और समीक्षा की शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। लेकर्स पहले से ही प्रतिभावान थे। CBE ने मदद की और उनके पास जो क्षमता थी उससे वे ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सके और यह सुनिश्चित भी हुआ कि उनकी आदतों में गिरावट की बजाय सुधार हो। प्रतिबिंब और समीक्षा आदतों में दीर्घकालिक सुधार को संभव बनाते हैं क्योंकि ये आपको आपकी गलतियों के प्रति सचेत करते हैं और सुधार के संभावित मार्गों के बारे में सोचने में मदद करते हैं। प्रतिबिंब के बिना हम बहाने बना सकते हैं, उसे युक्तिसंगत बनाने की कोशिश कर सकते हैं और खुद से झूठ बोल सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो यह बताती हो कि कल की तुलना में हम बेहतर कर रहे हैं या बदतर। सभी क्षेत्रों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले कई तरह प्रतिबिंब और समीक्षा की प्रक्रिया में संलग्न रहते हैं और इसकी प्रक्रिया जटिल नहीं होनी चाहिए। केन्या के धावक स्वर्ण पदक विजेता होने के साथ सर्वकालीन महान मैराथन धावकों में गिने जाते थे। वे अब भी हर बार अभ्यास के बाद नोट्स बनाते थे जिसमें वे हर दिन के प्रशिक्षण की समीक्षा करते थे और उन कमियों को तलाशते थे जिन्हें सुधारा जा सकता है। इसी प्रकार से स्वर्ण पदक विजेता तैराक कैटी लेडेकी अपने वेलनेस को 1 से 10 के बीच पैमाने पर रिकॉर्ड करती थी और वे पौष्टिक तत्वों के साथ इस बात को भी नोट करती थी कि उन्होंने कितने अच्छे से नींद ली है। वे अन्य तैराकों का समय भी रिकॉर्ड करती थी। हर हफ्ते के अंत में उनके कोच नोट देखते थे और उसमें अपने विचार जोड़ते थे।
ऐसा केवल एथलीट ही नहीं करते। कॉमेडियन क्रिस रॉक जब कोई नई सामग्री तैयार कर रहे होते थे तो वे दर्जनों बार छोटे नाइट क्लब्स में जाते और सैकड़ों चुटकुलों को परखते थे। वे स्टेज पर नोटपैड लेकर जाते थे और रिकॉर्ड करते थे कि कौन सा चुटकुला अच्छा रहा है, कहाँ सुधार की ज़रूरत है। बची रहने वाली किलर लाइनें उनके नए शो की जान बन जाती थी। मैं ऐसे एग्जीक्यूटिव्स और इन्वेस्टर्स को जानता हूँ जो डिसीजन जर्नल रखते हैं। इसमें वे हर हफ्ते अपने बड़े निर्णय लिखते हैं। ये निर्णय उन्होंने क्यों लिए और वे इस से किस परिणाम की उम्मीद करते हैं। वे हर माह या वर्ष के अंत में अपने फैसलों की समीक्षा करते हैं कि वे कहाँ सही हैं और कहाँ गलत। सुधार का मतलब आदतों को सीखना मात्र नहीं होता बल्कि उन्हें व्यवस्थित करना भी होता है। प्रतिबिंब और समीक्षा यह सुनिश्चित करते हैं कि आप अपना समय सही चीज़ों में लगाएं। जब आवश्यक हो तो उसे ठीक करें। ठीक पैट राइली की तरह जो हर रात खिलाड़ियों के प्रयास में समायोजन करते। यदि कोई आदत निष्प्रभावी हो तो उसका अभ्यास जारी नहीं रखना चाहते। व्यक्तिगत रूप से मैं प्रतिबिंब और समीक्षा के दो प्राथमिक तरीके अपनाता हूँ। हर दिसंबर मैं सालाना समीक्षा करता हूँ जिसमें मैं पिछले साल की झलक देखता हूँ। मैं अपनी आदतों की तुलना करता हूँ कि मैंने वर्ष में कितने आलेख छपाए, कितना वर्कआउट किया, कितने नए स्थानों पर गया आदि। इसके बाद मैं फिर 3 प्रश्नों का जवाब देकर अपने विकास या इसके अभाव पर ध्यान देता हूँ। जैसे इस वर्ष क्या हुआ? इस वर्ष इतना अच्छा क्यों नहीं रहा? मैंने क्या सीखा? जब 6 माह बाद गर्मी आती है तब मैं सत्यनिष्ठा की रिपोर्ट बनाता हूँ। हर एक की तरह मैं भी बहुत गलतियाँ करता हूँ। मेरी सत्यनिष्ठा की रिपोर्ट मुझे यह समझाती है कि मैं कहाँ गलती कर गया और यह मुझे ठीक होने के लिए प्रेरित करती है। मैं इसका उपयोग अपने मूल मूल्यों की ओर देखने के लिए करता हूँ और चिंतन करता हूँ कि क्या मैं उनके अनुरूप कर पा रहा हूँ। यह तब होता है जब मैं अपनी पहचान का प्रतिबिंब देखता हूँ और सोचता हूँ कि मैं जो बनना चाहता हूँ उसके लिए कैसे कार्य कर रहा हूँ। मेरी सत्यनिष्ठा की रिपोर्ट इन 3 प्रश्नों का जवाब देती है। जैसे मुझे और मेरे कार्य को चलाने वाले मूल मूल्य क्या हैं? मैं किस तरह से अपनी सत्यनिष्ठा के साथ रहता हूँ और काम करता हूँ? मैं किस तरह से भविष्य में उच्च मानक स्थापित कर सकता हूँ? ये 2 रिपोर्टें ज़्यादा समय नहीं लेती, हर साल मात्र कुछ घंटे, लेकिन वे सुधारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। वे धीरे धीरे नीचे गिरने से रोकती हैं और यह तब होता है जब मैं करीब से ध्यान नहीं देता। वे हर वर्ष याद दिलाती हैं कि मैं अपनी इच्छित पहचान को देखूं और विचार करूं कि आदतें मुझे वैसा बनने में कितनी मदद कर रही हैं जैसा मैं बनना चाहता हूं। वे यह संकेत देती हैं कि कब मुझे आदतों का उन्नयन करना है और नई चुनौतियां लेनी है, साथ ही कब मुझे मेरे प्रयासों को परिभाषित करना है, कब मूल तत्वों पर केंद्रित होना है। प्रतिबिंब एक दृष्टिकोण भी देता है। दैनिक आदतें जिस तरह से संयोजित होती हैं उसकी वजह से वे शक्तिशाली होती हैं, लेकिन हर दिन विकल्प पर अधिक चिंता करना वैसा ही है जैसा कि आप खुद को 1 इंच दूर से आईने में देख रहे हों। आप हर कमी को देख सकते हैं और बड़े प्रतिबिंब पर आपको दृष्टि नहीं जाती, जबकि बहुत अधिक फीडबैक मिल सकता है। इसके विपरीत आदतों को कभी समीक्षा करने का मतलब ऐसा होता है कि आईने की ओर कभी देखना ही नहीं। आपको आसानी से सुधारे जाने वाली गलतियों के बारे में पता नहीं होता। शर्ट पर दाग, दांत में फंसा खाना, ये बहुत छोटे फीडबैक हैं। समय समय पर प्रतिबिंब और समीक्षा की प्रक्रिया वैसी ही होती है जैसे बातचीत करके योग्य दूरी से स्वयं को आईने में देखना। आप महत्वपूर्ण बदलाव देख सकते हैं जो बड़े दृश्य के ओझल हुए बिना आप कर सकते हैं। आप पूरी पर्वत श्रृंखला देखना चाहते हैं, हर शिखर या घाटी के पीछे दीवाना नहीं होना चाहते। अंततः हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब और समीक्षा व्यवहार में बदलाव के एक अहम पहलू पर फिर गौर करने का आदर्श समय प्रदान करते हैं। यह पहलू ही हमारी पहचान है। उन धारणाओं को कैसे तोड़ें जो आपको बढ़ने नहीं देती। आरंभ में आदतों को दोहराते जाना आपकी इच्छित पहचान के साक्ष्य जुटाने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे ही आपको नई पहचान मिल जाती है उस समय वे धारणाएं ही अगले स्तर पर जाने से आपको रोक लेती हैं। आपके विरोध में काम करते हुए आपकी पहचान गौरवानुभूति देने लगती हैं जो आपकी कमजोरियों को नकार कर वास्तव में आपको विकास करने से रोक देती हैं। यह आदत को बनाने की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है। कोई विचार जितना अधिक हमारे लिए पवित्र होता है उतनी ही गहराई से वह हमारी पहचान से जुड़ा रहता है। आलोचना के बावजूद हम कड़ाई से उसका बचाव कर सकते हैं। आप इसे हर जगह देखेंगे। स्कूल टीचर जो पढ़ाने के नए उपायों पर ध्यान नहीं देते और वे ही अपने जांचे परखे प्लान पर जमे रहते हैं। एक वरिष्ठ मैनेजर जो अपने तरीके से काम करने के लिए वचनबद्ध होता है। एक सर्जन युवा डॉक्टर के विचारों को खारिज कर देता है। ऐसा बैंड जिसका पहला एल्बम हलचल मचा देता है और फिर वह एक ही ढर्रे पर चलने लगता है। हम किसी पहचान से जितना ज़्यादा चिपके रहेंगे उतना ही मुश्किल होगा आगे बढ़ना। एक हल तो यह है कि सिर्फ किसी एक पहलू को हम अपनी पहचान का बड़ा हिस्सा न बनने दें।
निवेशक पॉल ग्राहम के शब्दों में अपनी पहचान को संक्षिप्त ही रखें। जितना अधिक आप एक ही धारणा से स्वयं को परिभाषित करते रहेंगे, जीवन की चुनौतियों के अनुरूप खुद को ढालने में उतनी ही परेशानी आएगी। यदि आप अपना सब कुछ एक ही चीज़ पर लगा देते हैं या फर्म के भागीदार से जोड़ देते हैं या जो भी हो, आपके जीवन में उस पहलू में जो नुकसान होगा वह आपको हिलाकर रख देगा। यदि आप शाकाहारी हैं और फिर आपकी सेहत के लिए आपकी डाइट बदलनी होती है तो आपकी पहचान का संकट बन जाएगा। जब आप एक पहचान से बहुत अधिक चिपके रहते हैं तो आप नाजुक हो जाते हैं। एक ही चीज़ टूट जाने पर आप खुद को खो देते हैं। मेरी युवावस्था में एथलीट होना मेरी पहचान का अहम भाग था। मेरे बेसबॉल के करियर का अंत होने पर मुझे अपने आप को ढूंढने में बहुत परेशानी हुई। जब आप पूरा जीवन एक ही तरीके से खुद को परिभाषित करने में लगा देते हैं और यदि वह गायब हो जाए तो फिर आप क्या रह जाते हैं। मिलिट्री के रिटायर्ड अधिकारी और पूर्व उद्यमी इसी तरह के अनुभव बताते हैं। यदि आपकी पहचान एक ही धारणा में बंधी हुई है, जहाँ जैसे कि आप बोलते हैं मैं महान सैनिक हूँ, तो जब सेवा काल समाप्त होगा तब क्या करेंगे। कई व्यवसायियों के लिए उनकी पहचान एक पंक्ति से बंधी होती है, मैं सीईओ हूँ, मैं संस्थापक हूँ। यदि आपने उठते बैठते हर पल व्यवसाय के लिए लगाया है तो तब कैसा लगेगा जब आप कंपनी बेच देंगे। ऐसे नुकसानों से पार पाने के लिए खुद को इस तरह से पुनः परिभाषित करें ताकि आपकी पहचान का वह हिस्सा तब भी बना रहे जब आपकी भूमिका बदल जाए। मैं एथलीट हूँ को बदलकर ऐसा करें, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो मानसिक रूप से मजबूत है और शारीरिक चुनौतियों को पसंद करता है। मैं महान सैनिक हूँ को बदलकर ऐसा करें कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो अनुशासित है, भरोसेमंद है और किसी भी टीम में चल सकता है। मैं सीईओ हूँ को बदलकर ऐसा कहें कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो चीज़ों को सृजन करता है। जब प्रभावी तरह से चयन किया जाता है तो पहचान लचीली हो जाती है, न कि नाजुक। जैसे पानी किसी रुकावट के आसपास बह रहा हो, आपकी पहचान विरोध के काम करने के बजाय बदली परिस्थितियों के अनुरूप काम करेगी। ताओ ते चिंग का एक कोट है जो इन विचारों को सटीक ढंग से समाहित करता है। मानव जब पैदा होता है तो नरम और सुनम्य होता है, जब मरता है तो कड़ा और सख्त हो जाता है। पौधे कोमल और लचीले पैदा होते हैं, जब मरते हैं तो भुरभुरे और सूखे हो जाते हैं। इसलिए जो भी कड़ा है, लचीला नहीं है, वह मृत्यु का अनुयायी है। जो भी नरम है और झुकने वाला है, वह जीवन का अनुयायी है। कड़ा और सख्त टूट जाता है, नरम और सुनम्य चलता रहता है। आदतें अनेक फायदे कराती हैं, लेकिन इनमें कमी यह है कि ये हमें विचार को पुरानी प्रवृत्तियों से बांधे रखती हैं और भले ही आसपास की दुनिया बदल जाए लेकिन वे बनी रहती हैं। हर चीज़ अस्थायी होती है, जीवन सतत बदलता रहता है। इसलिए समय समय पर आपको यह जांच करने की आवश्यकता है कि क्या आपके पुराने विचार और आपकी पुरानी धारणाएं जब भी आपको लाभ दे रही हैं। स्वचेतना का अभाव विष के समान है, प्रतिबिंब और समीक्षा विष हरण के समान है। अध्याय का सार। आदतों का लाभ यह होता है कि हम चीज़ों को बिना सोचे कर सकते हैं। कमजोरी यह होती है कि हम छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देते। आदत प्लस सुविचारित अभ्यास इज इक्वल टू महारत। प्रतिबिंब और समीक्षा वह प्रक्रिया है जो आपको प्रदर्शन के लिए सचेत रखती है। जितना अधिक किसी पहचान से चिपके रहेंगे, आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। निष्कर्ष। ऐसे परिणामों के राज जो टिके रहते हैं। एक प्राचीन यूनानी कहावत है, सोराइटस पैराडॉक्स, जो छोटे से काम के प्रभाव के बारे में बताती है, जो कई बार दोहराने के बाद पड़ सकता है। पैराडॉक्स का एक फॉर्मूलेशन इस तरह से है, क्या एक सिक्के से कोई रईस हो सकता है। यदि आप किसी व्यक्ति को 10 सिक्के देते हैं तो आप दावा नहीं कर सकते कि वह रईस है, लेकिन आप एक के बाद एक उसमें जोड़ेंगे तो एक समय में आपको स्वीकार करना होगा कि कोई भी अमीर बन सकता है जब तक कि एक सिक्का उसे न मिल जाए। हम यही बात छोटी आदतों के लिए भी कह सकते हैं। क्या एक मामूली परिवर्तन आपके जीवन को बदल सकता है। यदि आप ऐसा कहेंगे कि यह संभव नहीं होगा, लेकिन यह हो जाता है, लेकिन तब क्या होगा जब एक के बाद एक आप उसे करते ही चले जाएंगे। कुछ अवधि के बाद आप मानेंगे कि एक छोटे से बदलाव से जीवन बदल गया। आदत में बदलाव का लक्ष्य 1% सुधार ही नहीं बल्कि ऐसे हजारों सुधार है। यह छोटी आदतों का समूह है जो क्रमबद्ध होकर एक साथ हो जाती हैं। इनके हर एक पूरे तंत्र की बुनियादी इकाई यही होती है। प्रभाव और प्रारंभ में यह बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है। प्रारंभ में छोटे सुधार अर्थहीन लग सकते हैं क्योंकि वे तंत्र के बाहर से दबे रहते हैं। मात्र एक सिक्का आपको अमीर तो नहीं बना सकता। एक सकारात्मक बदलाव जैसे 1 मिनट के लिए ध्यान करने या पुस्तक का एक पेज पढ़ने में कोई खास अंतर आने की संभावना नहीं होती। धीरे धीरे जैसे जैसे आप छोटे बदलावों की परत को एक के बाद एक चढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे जीवन व्रत बदलना शुरू हो जाता है। हर सुधार ठीक वैसा ही होता है जैसे रेत का एक कण
आप सकारात्मक पक्ष में डाल रहे होते हैं, जो धीरे धीरे चीज़ों को अपनी ओर मोड़ लेता है। एकदम अच्छी आदतों पर बने रहना आसान लगने लगता है। तंत्र का भार आपके पक्ष में काम करने लगता है, आपके विरोध में नहीं। इस पुस्तक में हमने शिखर पर पहुंचने वाले दर्जन लोगों की कहानियां देखी हैं। हमने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं, पुरस्कार जीतने वाले कलाकारों, बिजनेस लीडरों, जीवन की रक्षा करने वाले डॉक्टरों और आला कॉमेडियंस को समझा है, जिन्होंने छोटी छोटी आदतों के विज्ञान का प्रयोग करते हुए अपनी विधा में महारत हासिल की है और अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। सफलता किसी लक्ष्य पर पहुंचना या लकीर पार करने जैसी नहीं होती, यह सिस्टम होता है जिसमें सुधार की ज़रूरत होती है। यह अंतहीन प्रक्रिया है जिसको परिष्कृत करना होता है। अध्याय 1 में मैंने कहा था कि यदि आप आदत बदलने के लिए परेशान हो रहे हैं तो समस्या आप नहीं हैं, आपका सिस्टम है। खराब आदतें हर बार खुद को दोहराती हैं, इसलिए नहीं कि आप बदलना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि बदलाव के लिए आपका सिस्टम गलत है। यह पुस्तक अब समाप्ति की ओर है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके उलट सही हो। व्यवहार में परिवर्तन के चारों नियमों के साथ अपने पास के जो साधन हैं और रणनीतियाँ दे सकते हैं, आप बेहतर सिस्टम बना सकते हैं, आदतों को बेहतर आकार दे सकते हैं। कभी कभी एक आदत को याद करना मुश्किल होता है और आपकी इसे स्पष्ट बनाना होता है। अन्य बार आप ऐसा मानेंगे कि आप शुरू ही नहीं कर रहे हैं और आपको उसे आकर्षक बनाना होगा। कई मामलों में आप पाएंगे कि आदतें बहुत कठिन हैं, तो उन्हें आसान बनाने की ज़रूरत होगी। कभी कभी आपको किसी आदत से जुड़े रहने की इच्छा नहीं होगी, तो उसे आपको संतोषजनक बनाना होगा। यह एक सतत प्रक्रिया है, इसमें कोई अंतिम रेखा नहीं मानी जा सकती, कोई स्थायी हल भी नहीं है। जब भी आप सुधार की ओर देखें तो आप व्यवहार में परिवर्तन के 4 नियमों को रीसेट कर सकते हैं, जब तक कि अगला अवरोध न मिल जाए। इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं, इसे आसान बनाएं और इसे संतोषप्रद बनाएं। लगातार करते रहें, हमेशा 1% बेहतरी के अगले तरीके को खोजते रहें। परिणाम को प्राप्त करने का राज सुधारों को कभी नहीं रोकना है। यह उल्लेखनीय है कि यदि आप थमते नहीं हैं तो आप क्या बना सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि कोई व्यवसाय आप बना सकते हैं यदि आप रुकते नहीं हैं। यह देखने वाली बात होगी कि यदि आप प्रशिक्षण लेना बंद नहीं करते तो कितना अच्छा शरीर बना सकते हैं। यह अनुभव करने वाली बात होगी कि यदि आप सीखना बंद नहीं करते तो कितना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि कितनी दौलत आप बना सकते हैं जब तक आप बचत करना बंद नहीं कर देते। यह उल्लेखनीय होगा कि यदि आप चिंता करना नहीं छोड़ते तो आप कितने दोस्त बना सकते हैं। अच्छी आदतें जुड़ती नहीं, बल्कि वे चक्रवृद्धि ब्याज की तरह होती हैं। यह छोटी आदतों की शक्ति है, छोटे बदलाव शानदार परिणाम। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए।